सुप्रभात सभी दोस्तों को। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस वीआईपी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 22 दिसंबर और इस वीडियो के अंदर 22 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं करंट अफेयर्स की वो कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के बारे में बात करते हैं। ये आयोग रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं या न्यायमूर्ति हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर गठित किया गया था। रंजना प्रकाश देसाई, तो आप इनका नाम याद रखिए। और ये जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन है, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये 3 सदस्य आयोग गठित किया गया था। थोड़ा सा आपको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। डीलिमिटेशन यानी ये मुख्य रूप से किसी राज्य के अंदर या कोई भी निर्वाचन क्षेत्र रहता है उसकी सीमाओं का निर्धारण करने का काम करता है, समान रूप से कि सभी निर्वाचन क्षेत्र हो देश के या उस राज्य के, वो समान रूप से वितरित हो। साथ में SC/ST कम्युनिटी रहती है, उनके लिए उन समुदाय की जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटों का आरक्षण किया, इसके द्वारा सीटों का निर्धारण किया जाता है कि कौन सी सीटें किसके लिए, किस कम्युनिटी के लिए रिजर्व करनी है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसने हाल ही के अंदर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है और उसमें ये बोला है कि आप जम्मू जो संभाग है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू संभाग है उसमें 6 सीटें बढ़ा दो और कश्मीर संभाग है उसके अंदर 1 सीट बढ़ाने की बात की है। और SC/ST कम्युनिटी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उस समुदाय के लिए 16 सीटें, जो टोटल 90 सीट हैं उनमें से 16 सीटें वो इस समुदाय, दोनों समुदाय के लिए आरक्षित की जाए। ये केंद्र सरकार को इस आयोग के द्वारा बोला गया है दोस्तों। और इस आयोग ने ये भी कंफर्म किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसने क्या है 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े थे उसका प्रयोग किया दोस्तों। और उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर पहले 83 सीट थी टोटल और अभी बढ़कर 90 सदस्य विधानसभा जम्मू कश्मीर की होने वाली है। हालांकि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा के साथ में जैसे दिल्ली की सिचुएशन है या पुदुचेरी की सिचुएशन है, वैसी अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की है। तो वहाँ पे 90 सदस्य विधानसभा होगी। पहले 83 थी, अभी बढ़ के 90 हो जाएगी। और इसमें साथ में ये भी याद रखना दोस्तों, जो POK क्षेत्र है अभी जो पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी 24 सीटें अलग से आरक्षित है, वो पहले की तरह ये सेम एकदम, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आप मैप देख सकते हो जम्मू एंड ये जो लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश का, ये पूरा का पूरा लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर है। और जो साउथ, ये दक्षिण का जो क्षेत्र रहता है ये जम्मू संभाग रहता है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे 6 सीटें बढ़ाई गई है। और जो कश्मीर है वहाँ पे 1 सीट बढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। प्लस क्या है कि जो पहले का जो वर्गीकरण था 1981-85 के आधार पे इनकी जनसंख्या वगैरह, 1981 की जनसंख्या के आधार पे ये वर्गीकरण किया हुआ था। और उसमें क्या है, थोड़ी कश्मीर जो संभाग है उसमें विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व था वो ज़्यादा था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आप याद रखना। और आपको थोड़ा सा परिसीमन आयोग है उसके बारे में बता देता हूँ, इसकी संवैधानिक स्थिति वगैरह बता देता हूँ दोस्तों। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है दोस्तों इतना शक्तिशाली रहता है, इसके जो आदेश वगैरह रहते हैं, इसके द्वारा जो रिपोर्ट वगैरह रहती है वो एक कानून के समान रहती है या। और इसकी जो सिफारिशें हैं दोस्तों वो किसी भी अदालत के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इसकी सिफारिशें वगैरह दे दी वो मान्य है, वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट वगैरह है उसके अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और परिसीमन आयोग, ये जो आयोग था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार इसमें 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष हमेशा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होता है, ठीक है। और दूसरा सदस्य इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है, केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई अन्य चुनाव आयुक्त। और जिस राज्य के अंदर इनको काम सौंपा जाता है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर का सौंपा, तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य चुनाव आयुक्त रहता है या कोई निर्वाचन अधिकारी रहता है वो तीसरा इसका सदस्य रहता है। तो ये 3 सदस्य आयोग रहता है, ये चीज़ याद रखना। और संविधान के अंदर अनुच्छेद 82 के अंतर्गत ये बोला गया है, इस आयोग के बारे में बोला गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग अधिनियम है वो बनाकर परिसीमन आयोग का गठन करेगी। लेकिन भारत में अभी 4 ही परिसीमन आयोग हैं वो गठित किए गए थे। और अभी जो लास्ट का था दोस्तों उसने
अभी 2026 के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन की जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी और वापस नए सिरे से वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद को ये करना पड़ता है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए ये आर्टिकल 170 और आर्टिकल 82 ये दोनों चीज़ याद रखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, चेंज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं। जैव विविधता अधिनियम है वो हाल ही में 2002 के अंदर ये जैव विविधता अधिनियम आया था और उसमें अभी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक बिल लोकसभा के अंदर रखा गया है, जैव विविधता संशोधन बिल 2021, जो भी लोकसभा के अंदर पेश किया सरकार के अंदर। और उस बिल के अंदर थोड़े से प्रावधान वगैरह हैं वो देख लेते हैं। इस बिल के अंदर दोस्तों औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से भारत सरकार के द्वारा जो औषधि डिपार्टमेंट स्थापित किया था, औषधि मंत्रालय स्थापित किया था, उसके बाद में क्या है कि ज़्यादातर प्रोविजन वगैरह हैं उसी मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पे इस एक्ट के अंदर शामिल किया गया है जैव विविधता संशोधन बिल 2021, जिसमें सबसे पहला प्रावधान ये है कि औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो जंगली औषधीय पौधे हैं उन पर दबाव कम करने के लिए एक तरह से सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा जो आयुष चिकित्सक रहते हैं उनको जैविक संसाधनों का या कोई ज्ञान तक जो औषधीय पौधे हैं उनको उन तक पहुंच के लिए जैव विविधता बोर्ड है उसको सूचित करने से छूट प्रदान की गई है। तो एक तरह से रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है कि कोई भी आयुर्वेद के डॉक्टर वगैरह हैं जो जैविक संसाधन तक पहुंचना चाहते हैं या औषधि पौधे का ज्ञान वगैरह जो भी है, ठीक है, प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जैव विविधता बोर्ड है उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक छूट प्रदान की गई। इसके अलावा अनुसंधान के अंदर तेजी लाना और पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना कि जो पेटेंट वगैरह रहते हैं उसकी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और कुछ अपराध वगैरह हैं उनको अपराध से मुक्त किया गया है। तो ये 4 से 5 इस तरह की चीज़ें की मेन चीज़ ये याद रखिए, क्योंकि भारत सरकार पे थोड़ा सा दबाव था कि औषधि क्षेत्र के अंदर कुछ सुधार वगैरह की जाए और जो जैव विविधता अधिनियम के अंदर एक तो क्या है पेटेंट को लेके क्या कि लगातार औषधि क्षेत्र से मांग हो रही थी कि पेटेंट के जो नियम वगैरह हैं उसको सरल किया जाए, आवेदन प्रक्रिया उसको सरल किया जाए। इसके अलावा हमें क्या है कि औषधीय पौधों तक अनुसंधान वगैरह करने के लिए हमें पहुंच प्रदान की जाए और हमें प्रोत्साहन प्रदान की जाए और उसी को ध्यान में रखे भारत सरकार के द्वारा ये बिल लेके आए और जैविक संसाधन जैसे मान लो राष्ट्रीय हितों का समझौता किए बिना जैविक जो संसाधन है, अनुसंधान है, पेटेंट वगैरह है और वाणिज्यिक उपयोग वगैरह है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ क्या है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ये भी किया गया है। और जो राज्य जैविक बोर्ड रहते हैं उनकी भूमिका, उनकी जो शक्तियाँ वगैरह हैं, उनके कार्य वगैरह हैं उसको स्पष्ट किया गया है। एक तरह से क्या है कि उनको उल्लेखित करके गए कि स्पष्ट वगैरह इस बिल के अंतर्गत किया जाएगा। बाकी तो जब बिल पास वगैरह होगा तो कौन से प्रोविज़न का शामिल किया गया है, कौन सा नहीं किया गया, ये तो बाद में देखेंगे दोस्तों। आपको थोड़ा सा 2002 के एक्ट के अंतर्गत जो बॉडीज़ वगैरह है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत 3 स्थानीय निकायों की स्थापना की गई थी। एक तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य जैव विविधता बोर्ड। इसके अलावा जैव विविधता प्रबंधन समितियां की स्थापित करने का प्रावधान किया गया। जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी 2002 के एक्ट के अंतर्गत, तो ये एक विधायी समिति है, याद रखना दोस्तों। और जो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड है दोस्तों उसको दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड है प्राधिकरण है, ठीक है। अगला दोस्तों चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर मामला ये था दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक अनौपचारिक बैठक जो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग और अन्य सदस्य वगैरह हैं उनको आमंत्रित किया गया था और विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और सरकार ऐसे अनौपचारिक उनके साथ बैठक वगैरह नहीं कर सकती, क्योंककि अभी का जो टाइम वगैरह है आने वाले टाइम के अंदर 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन वगैरह है। तो इसकी वजह से विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाया गया कि ये सरकार के द्वारा एक तरह से चुनाव आयोग पर दबाव डाल रही है और उसकी जो निष्पक्षता है एक स्वतंत्र निकाय के रूप में वो हर्ट कर रही है। एक तरह से क्या है कि उसको
डिग्रेड कर रही है, ये विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया था। और अनौपचारिक बैठक, जबकि भारत सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि ये जो बैठक थी प्रधानमंत्री के साथ चुनाव आयोग की, ये बैठक आगामी भविष्य के अंदर चुनाव जो सुधार वगैरह करने हैं उसको लेके ये बैठक वगैरह एक तरह से अनौपचारिक चर्चा वगैरह की गई थी। तो ये विधि मंत्रालय दोस्तों जो निर्वाचन आयोग रहता है उसका प्रशासनिक मंत्रालय, आप फैक्ट के तौर पे याद रखिए, विधि मंत्रालय या जो न्याय मंत्रालय रहता है वो निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक मंत्रालय रहता है। उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि प्रधानमंत्री ने केवल जो चुनाव सुधार है उसको लेके ये बैठक वगैरह की गई थी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि दोस्तों ये चुनाव आयोग रहता है उसकी स्वतंत्रता वगैरह है वो संविधान के अंदर कैसे सुनिश्चित की गई है। आज चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, सबसे पहले ये याद रखिए। और इसकी जो जिम्मेदारियां जो भी शक्तियां वगैरह रहती है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है उसको उसकी जो भी शक्तियां वगैरह है उसकी जो स्वतंत्रता वगैरह है वो डिसाइड की गई है चुनाव। और इस निर्वाचन आयोग के अंदर कार्यकारी हस्तक्षेप वगैरह रहते हैं क्योंकि एक संवैधानिक प्राधिकरण है, इसलिए जो कार्यकारी जो मंत्रिमंडल वगैरह रहता है केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप वगैरह है उससे एकदम ये अछूता वगैरह रहता है दोस्तों। और साथ में क्या है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है, अभी क्या एक 3 सदस्यीय बॉडी है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है उसको जो हटाए जाने की जो प्रोसेस वगैरह है वो सेम वैसी की वैसी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश वगैरह है उसको हटाया जाता है वैसे। तो इतना हार्ड तरीके से इस पद का प्रावधान किया गया है कि मतलब उनको कोई भी प्रभावित वगैरह नहीं कर सके, उनको एकदम निष्पक्षता के साथ में स्वतंत्रता के साथ में उसके पद पर रहने की गारंटी संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला हुआ था दोस्तों, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 1978 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चुनाव आयोग से संबंधित मामला था। आप कहीं भी कोर्ट वगैरह करने के लिए काम आ सकता है। तो 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अनुच्छेद 324 के तहत जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है उसको सुनिश्चित करने का दायित्व किस पे है, इलेक्शन कमीशन पे है। और उसके कार्य जो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र तरीके से आयोजित करने के लिए इलेक्शन कमीशन है सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। ये 1978 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोहिंदर सिंह गिल बनाम जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसमें ये चीज़ बोला था दोस्तों। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पे थोड़े से इलेक्शन कमीशन पे क्या है कि आरोप वगैरह लगे रहते हैं क्योंकि जो पिछला लोकसभा का जो चुनाव था उसमें जो प्रधानमंत्री को क्लीन चिट वगैरह दी गई थी उस पर आरोप लगे थे। इसके अलावा जो सुशील मोदी जो इनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन पे भी थोड़े बहुत आरोप वगैरह लगे थे। और अब दोबारा क्या है कि उनके द्वारा बैठक की गई है, अनौपचारिक बैठक, तो उस पर भी आरोप लगे। अगला नेक्स्ट दोस्तों घड़ियाल के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है, क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब सरकार का जो वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग है उसने WWF इंडिया यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व के अंदर 24 घड़ियाल हैं वो छोड़े हैं दोस्तों। वहाँ पे 24 घड़ियालों को पुनर्वास किया गया है पंजाब के वन विभाग के द्वारा, किसके साथ मिलके, WWF इंडिया के बारे में। तो अब थोड़ा सा घड़ियाल के बारे में बात कर लेते हैं। घड़ियाल यानी मगरमच्छ दोस्तों, ये भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियाँ हैं। सबसे जो पहली है घड़ियाल जिसका वैज्ञानिक नाम है गेविलियस गैंगेटिक्स, ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड, याद रखना दोस्तों, क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन से, घड़ियाल। और दूसरा दोस्तों मगर, ये वनरेबल श्रेणी के अंदर आता है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल श्रेणी के अंदर आते हैं। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां रहती है। पहली घड़ियाल है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, दूसरी मगर जो वनरेबल कैटेगरी के अंदर आती है, और तीसरा जो खारे पानी की जो मगरमच्छ है वो IUCN के हिसाब से कम चिंतनीय है यानी वनरेबल से भी क्या है कि नीचे आते हैं। ठीक है, खारे पानी के जो घड़ियाल वगैरह रहते हैं। और ये घड़ियाल है दोस्तों जो पंजाब के व्यास संरक्षण रिजर्व के अंदर पुनर्वास किया गया था। इनकी जो ये मुंह वगैरह रहता है दोस्तों इससे लंबा थुथुन टाइप का रहता है, इसको थुथुन बोलते हैं। और ये घड़ियाल वगैरह है वो 24 घड़ियालों को पुनर्वास किया गया था, आप याद रखना। भारत में मगरमच्छ ज़्यादातर दोस्तों चंबल नदी के अंदर, इनका जो मुख्य प्राथमिक आवास है मगरमच्छों का वो चंबल नदी है। ठीक है, जो यमुना की सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिए। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से उद्गम होती है, राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में जाके चंबल नदी यमुना के अंदर मिलती है। और भारत में घड़ियालों का मुख्य
रूप से यहीं पे इसका प्राथमिक आवास रहता है ज़्यादातर। और चंबल जो अभयारण्य है वो भी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, कुछ नदियाँ वगैरह हैं जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह रहते हैं। एक तो घाघरा नदी, गंडक, गिरवा नदी उत्तर प्रदेश की, रामगंगा नदी उत्तराखंड की, और सोन नदी बिहार की। ये 4 से 5 नदियाँ रहती है दोस्तों, याद रखना। घाघरा, गंडक, गिरवा, रामगंगा और सोन नदी, यहाँ पे भी घड़ियाल वगैरह है वो निवास करते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब थोड़ा सा आपको व्यास संरक्षण रिजर्व के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। परीक्षा में इस तरह के फैक्ट वगैरह हैं वो काम आ जाते हैं। व्यास संरक्षण रिजर्व है जो व्यास नदी रहती है उसका जो निचला जो क्षेत्र है 175 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र है उसको संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। और इस रिजर्व के अंदर ये फैक्ट याद रखिए दोस्तों, भारत में लुप्त प्राय सिंधु नदी डॉल्फिन, भारत के अंदर क्या है कि सिंधु नदी डॉल्फिन है वो एकमात्र इसी व्यास संरक्षण रिजर्व के अंदर पाई जाती है दोस्तों। आबादी का ज्ञात स्थल है, वैसे पाकिस्तान के अंदर है ये सिंधु नदी डॉल्फिन, लेकिन भारत में ये लुप्त प्राय हो चुकी है। लेकिन भारत के अंदर केवल एकमात्र क्षेत्र, एकमात्र संरक्षण रिजर्व है जहाँ पे देखने को मिल सकती है वो वह है व्यास संरक्षण रिजर्व, सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ये तो 2017 में जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो घड़ियाल है उनका पुनर्वास करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा 2017 के अंदर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था इस व्यास संरक्षण रिजर्व के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा पीआईबी के बारे में बात कर लेते हैं, जो पीआईबी न्यूज है। सबसे पहले कपिला प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ आपको। कपिला यानी कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और अवेयरनेस कैंपेन, ये कपिला की फुल फॉर्म है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कपिला प्रोग्राम का कि बौद्धिक संपदा रहती है उसके संरक्षण और शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना सबसे पहला काम। दूसरा दोस्तों, जो इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं, उच्च शिक्षा संस्थान वगैरह रहते हैं, वहाँ पे बौद्धिक संपदा आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित दाखिले को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण की सहायता प्रदान करना। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ पे आप बौद्धिक संपदा से संबंधित कोई भी क्या है कि आवेदन प्रक्रिया वगैरह करते हो या पेटेंट वगैरह करवाते हो तो उस टाइम वित्त पोषण वगैरह के अंदर सहायता करना, ये कपिला प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है नई मंजिल स्कीम के बारे में बात करते हैं, ये भी न्यूज के अंदर थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है योजना का कि 17 साल से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच में जो 6 भारत के अंदर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय है, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और ये इस तरह के 6 धर्म हैं दोस्तों, जो अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में, और 17 साल से 35 साल की आयु वर्ग के युवा उनको लाभान्वित करेगा ये योजना नई मंजिल स्कीम, जिसमें इस 6 कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनके यदि कोई युवा वगैरह हो गए जिन्होंने क्या स्कूल वगैरह ड्रॉप कर दी, उनको वापस रोजगार के लिए और आजीविका रूप से उनको सक्षम करने के लिए, उनको औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए नई मंजिल स्कीम स्टार्ट की गई। याद रखना, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के जो 17 साल से 35 साल के आयु के बीच में जो स्कूल वगैरह से ड्रॉप आउट है उनको आजीविका और बेहतर रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना और औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये नई मंजिल स्कीम स्टार्ट की गई है। अब याद रखना। नेक्स्ट, नई रोशनी स्कीम के बारे में आप देखिए दोस्तों, ये भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में जो महिला अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो महिलाएं हैं दोस्तों, उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है नई रोशनी। ठीक है, नई मंजिल है वो युवाओं के लिए है जिसमें महिलाएं भी शामिल है, लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जो 6 अधिसूचित जो समुदाय है उनके अंदर जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको ज्ञान, उपकरण, तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और उनको आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। उनको विभिन्न क्षेत्र वगैरह जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, स्वच्छता क्षेत्र हो गया, महिलाओं के जो कानूनी क्षेत्र हो गया और जो विभिन्न क्षेत्र वगैरह हैं जहाँ पे ये काम करती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।